हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, प्रत्येक दिन की तरह आज के इस वीडियो में भी हम लोग नए टॉपिक यानी कि हरित गृह प्रभाव, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, इसे समझेंगे। क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पिछले बार प्रश्न पूछा गया था, तो आगे भी आने वाले एग्जाम में इसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ें। और इस वीडियो में हम लोग प्रत्येक वीडियो की तरह इसमें भी प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में बेहतर हो। चलिए, प्रश्न को देखने से पहले हम लोग हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। दोस्तों, और बता देना चाहता हूँ कि आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे और बाकी एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इस चैनल के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए जीके जीएस और मैथ्स के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग समझते हैं कि एक ये सूर्य है, ठीक है, यानी कि सूर्य से हमारी पृथ्वी तक जो भी गर्मी आती है वो क्या है कि आती है और फिर चली जाती है। हमारे पेड़ पौधे भरे रहते हैं, हमारे यहाँ पे क्या बोले कि प्रदूषण कम होता है, तो जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूर्य की गर्मी आती है, पेड़ पौधों द्वारा सोख ले जाते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी जो है वो बैलेंस यानी कि संतुलित रहती है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि बढ़ती गाड़ियों की वजह से और भी बहुत सारे फैक्ट्रियों की वजह से CO2, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आता है मीथेन, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं CFC और भी ऐसे कई सारे गैस हैं जो कि इस सूर्य के प्रकाश को आने तो देते हैं लेकिन वापस जाने नहीं देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सूर्य की गर्मी चूँकि आ चुकी है अब और यहाँ से वापस जाएगी नहीं, तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और जिसकी वजह से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगी। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि गर्मी के दिन में कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है। पिछले कुछ दिनों से लगातार गर्मी बढ़ रही है, ठीक है। तो यही कारण होता है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सरल भाषा में हम लोग समझते हैं कि सूर्य के प्रकाश द्वारा जो गर्मी आती है उस गर्मी को वापस नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ पर जैसे कि CO2, मीथेन, CFC ये सब गैसें हैं, इनके द्वारा वापस यानी कि इनके द्वारा एक लेयर बना दिया जाता है, जिसकी वजह से गैस जो है यानी कि गर्म गैस वापस नहीं जा पाती है और इसकी वजह से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है और गर्मी बढ़ती है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव, ठीक है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जितने भी पॉइंट्स मैंने बात किए सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे से प्रश्न पूछा गया था। अब कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया था वो आप आगे देखेंगे। तो आप यदि अच्छे से पढ़े होंगे या छोटा सा टॉपिक है, आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ भी लेंगे तो इसके आए हुए सारे प्रश्नों को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए अब हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के वीडियो का ये पहला प्रश्न है, ठीक है। और ये प्रश्न जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में क्या बोला है कि इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी हम लोग बात किए का कारण है कि कौन सा कारण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है वायु में CO2 के प्रतिशत में वृद्धि, प्लास्टिक अपशिष्ट का संचय, वायुमंडलीय ओजोन के स्तरों में वृद्धि और वनीकरण। तो देखिए अभी हम लोग पढ़ चुके कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का जो मेन कारण है वो क्या है, वायु में CO2 की मात्रा में वृद्धि, ठीक है, जिसकी इसका ऑप्शन ए है, यानी वायु में CO2 के प्रतिशत में वृद्धि। तो ऑप्शन ए इसका ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए फिर से नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। तो चलिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और ये भी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद चलिए फिर से नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं और यह प्रश्न जो है आरआरबी जेई में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के ही प्रश्नों को देखेंगे, हम लोग रेलवे में आए हुए सारे प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है और प्रश्न तो सेम ही वो किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, जिसकी वजह से एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस सेशन को आप पूरा जरूर देखेंगे। तो चलिए इसमें बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, अब इसमें से छांटना है कि N2, नाइट्रोजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग बात की कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट से जो भी रिलेटेड गैस होगी इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी, और ये इसका सही आंसर है। इसके बाद चलिए फिर से नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि
तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम करने के लिए हमें इनमें से किस प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। यानी कि अभी पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसे नियंत्रण करने के लिए कौन सा ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसे हम लोग को विवेकपूर्ण यानी कि जानकारी के अनुसार अच्छे तरीके से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका अंधाधुंध प्रयोग करें जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और भी बढ़ जाए। तो ग्लोबल वार्मिंग को संतुलित रखने के लिए कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जिसका हम लोग अच्छे से उपयोग करना चाहिए। और ये ग्रुप डी का प्रश्न है। ठीक है, जिसका ऑप्शन है कोयला और जल, धातु और कोयला, कोयला और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और जल। तो कोयला और जल ये तो होगा नहीं। ठीक है, धातु और कोयला, कोयला होगा तो फिर धातु तो होगा नहीं ये। इसके बाद यहाँ पे ये पेट्रोलियम होगा तो ये जल होगा नहीं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी, जो कि कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, इसी से हानिकारक गैस CO2, CO कार्बन, ये सब सारे गैस निकलते हैं। ठीक है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आया कि अगर लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल में कई पेड़ काटे जाते हैं तो इससे पर्यावरण को क्या नुकसान होगा। यानी कि लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल के बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं तो उससे क्या नुकसान होगा। जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इससे मिट्टी का क्षरण और गिरावट होगा, या अधिक धूप में छोटे पौधों को बढ़ने देगा, या कई गरीबों को आजीविका देगा, या अन्य पेड़ों को बढ़ने के लिए खुली जगह प्रदान करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इससे क्या बोला कि पर्यावरण को क्या नुकसान होगा। तो चूंकि लकड़ी बहुत ज़्यादा काट लेंगे तो इसकी वजह से क्या है ना कि जंगल में मिट्टी का बहाव बढ़ जाएगा, यानी पेड़ पौधा किसी से लगे नहीं रहेंगे तो वहाँ का मिट्टी बह जाएगी और जिसकी वजह से मिट्टी में कमी हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन ए, इससे मिट्टी का क्षरण और गिरावट होगा। ऑप्शन ए इसका ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGs का फुल यानी कि पूर्ण रूप क्या है। तो यानी यहाँ पे बोला है कि GHG का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, और ये NTPC में पूछा गया प्रश्न है। तो अभी आप लोगों को बताया कि GHG, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो GHG का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है ग्रीन हाउस गैसेज, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। यानी कि कौन सा ऐसा गतिविधि है जो जिससे ग्रीन हाउस नहीं बढ़ता है। ठीक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन है परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग, ताप विद्युत संयंत्र से होने वाला उत्सर्जन, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग, परिवहन के लिए पेट्रोल वाहनों का उपयोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो तीन ऑप्शन दिया गया है इनको तीनों से यूज करने से प्रदूषण बढ़ेगा। ठीक है, आप चाहे ताप विद्युत देख ले या फिर लकड़ी जलाएं या फिर पेट्रोलियम, इन सारे से प्रदूषण बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे सोलर का यदि हम लोग प्रयोग करें तो सनलाइट से जो आएगा उससे हम लोग इलेक्ट्रिक उत्पादन करके उसका यूज करें तो उससे कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये जो है जिम्मेदार नहीं है। कौन सा, तो परिवहन के लिए सोलर का उपयोग। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है। इसका ऑप्शन है कृषि, कूड़ा करकट, ऊर्जा और लैंड यूज चेंज। और ये NTPC में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ऊर्जा हो जाएगा। तो चूंकि ऊर्जा का हम लोग प्रयोग करेंगे तो उसके वजह से CO2 जैसे गैस निकलेंगे और इसके वजह से क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट में को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तो जिसका ऑप्शन है जलवाष्प, O2 और CFC। तो यहाँ पे O2 तो होगा नहीं, NO2, O2 और SO2। तो यहाँ पे भी O2 ये भी नहीं होगा, NO2, CO2 और SO2। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बोला है कि जलवाष्प, CO2 और CFC। तो यहाँ पे देखिए दो गैस मिल जा रहा है। ठीक है, कि CO2 और CFC ये दोनों इफेक्ट करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ये जलवाष्प, CO2 और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस कारण को आर्कटिक हरितकरण यानी कि आर्कटिक ग्रीनिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। महासागरीय धारा प्रवाह, प्रदूषण में वृद्धि, ओजोन परत के क्षरण और ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, यानी ऑप्शन डी, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ही। ठीक है, आर्कटिक हरितकरण यानी कि आर्कटिक में जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघल रहा है, तो किसकी वजह से, तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है,
तो अभी आप शुरू से यदि वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आप खुद लगा सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है, यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का जो है सबसे अधिक कारण क्या है? कृषि, वनों की कटाई, ऊर्जा या फिर उद्योग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये उद्योग, ठीक है। इसका जो कि आरआरबी जेईई में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है? तो है कि कार्बन उत्सर्जन का, कृषिगत कार्य, वनों का विनाश या फिर उद्योग। और ये आरआरबी एसएसई में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी उद्योग, ठीक है। इसका भी सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उद्योग। इसमें हम लोग ये भी मान सकते हैं कि कार्बन उत्सर्जन जो कार्बन उत्पादन पदार्थ हैं जैसे कि CO2, ठीक है। तो इसका हालांकि अगर सही देखा जाए तो ये ऑप्शन डी ही होगा। इसके बाद फिर से चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। जिसका ऑप्शन है जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और ऑप्शन डी में है ओजोन और मीथेन, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो जाएगा, ठीक है। और ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है? इसका ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और फॉस्फाइन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये फॉस्फाइन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जिसका ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो इसका ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्सीजन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। और ये देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि यहाँ पे एनटीपीसी में लगातार 3 बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर से देख लेंगे। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में होने वाली वृद्धि को डाइस कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? यानी अभी आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरितगृह प्रभाव होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो पाश्चर प्रभाव, पौधा घर यानी ग्रीन हाउस प्रभाव, ब्लैकमैन प्रभाव और एमर्सन प्रभाव। और ये आरआरबी जेईई में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी कि ऑप्शन बी, और ये इसका सही आंसर है। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या बोला कि वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और ये एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हम लोग देखें तो कई बार N2O, ठीक है। यानी ये भी प्रश्न में पूछा जाता है, ऐसा भी दे सकता है, या फिर इसी का ही नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लोग लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन 2 अलग अलग मुद्दे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर कम हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण रेगिस्तान कम हो सकते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से देखे होंगे तो इसका आंसर आप जरूर दे पाए होंगे, क्योंकि अभी बताया कि अंटार्कटिक के ऊपर जो है बर्फ़ का जो परत है वो धीरे धीरे पिघल रहा है। तो किसके? गर्मी की वजह से, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ़ कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन बी इसका ये सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में रेलवे में आए हुए ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरितगृह प्रभाव के प्रश्नों को देखे, जो कि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सारे प्रश्नों को जितना बार हो सकता है रिवीजन जरूर कर लें, इसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में जरूर मिलेगा। तो अब बाकी और भी ऐसे ही जीके, जीएस और मैथ्स के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।